स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चुनावी सीजन में कौन किस पर बढ़त लेता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहती हैं। आज चुनावी तारीखों का ऐलान होता है और उसके कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर देती है। चौंकाने वाली लिस्ट कहा जा सकता है क्योंकि 7 सांसदों का नाम इसमें शुमार है। कई सिटिंग चेहरे हटाए गए हैं और कई ऐसे चेहरों पर भी दांव खेला गया है जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए। लेकिन चौंकाने वाला इस लिहाज से नहीं भी कहा जा सकता क्योंकि मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया था, लगभग वही फॉर्मूला छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अप्लाई किया जाता महसूस हो रहा है। आज इस पहली लिस्ट पर ही बात कर लेते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल है, राजेश कटारा जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और श्याम झा जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और न्यूज रूम से सहयोगी पिंटू हमारे साथ बीच बीच में जुड़ते रहेंगे और लगातार एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्वागत है श्याम जी और राजेश जी, आप दोनों का। श्याम जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। 41 सिपाही आगे किए गए हैं सेनापति द्वारा। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, जिस प्रकार से चुनाव आयोग की तरफ से आज घोषणा हुई, चुनाव का तारीख मुकर्रर होते ही भारतीय जनता पार्टी का जो पहला जो सूची था वो आज सार्वजनिक हो गया है और जल्द ही दूसरी सूची और तीसरी सूची भी सार्वजनिक हो जाएगी। भाजपा में सारी सीटों पे लगभग चर्चा और मंथन का दौर समाप्त हो चुका है। कांग्रेस में सिर्फ टवल की वजह से जो सितंबर में जिस प्रकार से घोषणा की गई थी कि सितंबर में हम ले आएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि आपसी सिर्फ टवल और जो जिस प्रकार अंतर कलह है, लेकिन वो तो आपके आ सकती है ना। आपने काफी पहले नाम घोषित कर दिए हैं, हो सकता है कि वो स्थिति का सामना आपको करना पड़े। देखिए स्वप्निल जी, भाजपा में जो स्थितियां हैं सारी मांगने का, टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। हर नेता को महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े, एमएलए बने, मंत्री बने, सांसद बने, लेकिन जब पार्टी का निर्णय आ जाता है तो सभी लोग साथ में एकजुट होकर के उस प्रत्याशी के लिए काम करते हैं। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को आकर ये स्पेशली बोलना पड़ा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और वो ये बोलते हैं कि जिनको टिकट नहीं मिला वो कम से कम जिनको मिला है उनका साथ दें। इसका मतलब है कि भीतरी हलचलें तो आपके आलाकमान तक भी पहुंच रही हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं पहुंच रही। स्वप्निल जी, थोड़ा बहुत जिसको नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत उनका मनोबल गिरता है, लेकिन सभी को मना लिया जाता है, सब साथ में लगेंगे। और कांग्रेस सरकार का जिस प्रकार से पिछले 5 साल में जो कुशासन रहा है, जिस प्रकार से किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति और भ्रष्टाचार, बेरोजगारों के प्रति और पेपर लीक, वो सारे जो विषय रहे हैं, उस सारे विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है। और चुनाव में देखिए, इतने बड़े बड़े मुद्दे जो आप बताते हैं उसके बावजूद आपको 7 सांसदों को मैदान में उतारना पड़ता है। ये किस तरह की तैयारी है, ये सवाल मुझे पूछने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले राजेश कटारा जी, बड़े बड़े दिग्गज उतरे मैदान में, क्या कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई लड़ाई तो काफी कठिन हो गई? सर, लड़ाई कोई कठिन नहीं हुई, ये स्पष्ट हो गया है। और इनको देखते हुए जो लिस्ट इनकी आई है उसी ये स्पष्ट हो गया कि टीम मोदी। ये चुनाव विधानसभा का ना लगकर लोकसभा का जैसा लग रहा है। दूसरा, जो सांसदों के लग रहा है कि हमारी पार मुश्किल पड़ेगी, वो विधानसभा की सीट उन्होंने पकड़ ली। नहीं तो टीम मोदी तो बीजेपी कह ही रही थी ना कि हम कमल के निशान और मोदी के फेस पर जाएंगे। आप थोड़ी ना ये कह रहे हैं कि हम पंजे के निशान और राहुल के फेस पर जाएंगे। आपके भी तो टीम्स नजर आएंगी, टीम गहलोत या टीम कोई और या टीम राहुल। नहीं, हमारी जो टीम है राज्य सरकार पर निर्भर करेगी और राजस्थान से संबंधित जो नेता है वही चुनाव लड़ेंगे। नहीं, लेकिन अब आपके सामने सांसद हैं। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, 7 सीटें तो ऐसी है जहां पर सीधे सांसद टकराएंगे। अब सांसद एक लार्ज लोकेलिटी में फेमस शख्सियत होती है। ये दीगर सवाल है जो कि मैं श्याम झा जी से पूछूंगा कि भाई सांसदों को क्यों उनके क्षेत्र को सीमित करके विधानसभा में उतारा जा रहा है। लेकिन आपसे तो मैं ये कहूंगा ना कि एक क्षेत्र विशेष का दिग्गज अगर आपके सामने है तो आपकी लड़ाई कठिन तो हुई है। नहीं, कोई कठिन नहीं हुई है हमारी लड़ाई। ये खुद ही कंफ्यूज हो गए इस चीज को लेकर के कि अपन किसको उतारा जाए। केंद्र ने, टीम मोदी ने आकर के जो एनालिसिस किया यहाँ पर, उनको लगा ही नहीं कि जो राजस्थान में जो नेता थे वो चुनाव लड़ने की स्थिति में भी थे। खूब बार बार इनकी मीटिंग हुई, मीटिंग के बावजूद इनको वो निकला कि कोई नेता लगा ही नहीं। इन पर कोई भी किसी तरह का 5 साल में कोई जनहित के मुद्दे नहीं उठाए गए। विधानसभा में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था। उसकी वजह से इन्होंने 4 यात्राएं निकाली गई। 4 यात्राओं का यह हश्र हुआ कि किसी भी यात्रा में इनकी भीड़ ही नहीं जुटी। ठीक है श्याम झा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं समझना चाहता हूं, जब इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि जैसा कि आप बता रहे हैं, इतना जंगल राज है जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर इतने बड़े बड़े चेहरों को विधानसभा में उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? या तो आप इन चेहरों की परीक्षा ले रहे हैं
कि भैया आइए और साबित करके बताइए कि इतने समय में जो आपको बैक सपोर्ट मोदी की ओर से मिला है उसमें आपने जमीन पर कुछ किया है, आपने नाम कमाया, और नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। देखिए स्वप्निल जी, ये केंद्रीय नेतृत्व का जो स्ट्रेटेजी का पार्ट है। कोई भी जो चुनाव होता है वो चुनाव अगर लड़ना है तो फिर गंभीरता से लड़ना है और जीतने के लिए लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है, हारता कभी नहीं है। और हमने तय किया है इस बार कि राजस्थान में जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी और जिस प्रकार से पूरा प्रदेश नहीं, एक्चुअली पिंटू सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आ रहा हूं। पिंटू, मेरा सवाल यह है, अलग अलग समय पर अलग अलग चेहरे बीजेपी लेकर आई थी और हर किसी का एक मोटिव था, हर किसी का एक कार्ड था जो कि चला जाना था। जैसे राज्यवर्धन राठौड़ स्पोर्ट्स का कार्ड होते, युवा का कार्ड होते, दिया कुमारी महिला कार्ड के तौर पर आई, और उनसे जो अपेक्षाएं थी वो इनके इस सांसदी के कार्यकाल के दौरान शायद पूरी होती नहीं दिखी, और इसलिए कहा गया कि अब परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा में पास करके दिखाओ तब आगे बात होगी। मतलब एक समय चला गया, कार्ड तो नहीं चला, अब उसे अपने आप को साबित करना है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो मैं बता दूं, ये जो बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है, ये सीधे तौर पर आलाकमान की जो रणनीति है, जो जिस प्रकार की पूरी राजस्थान में चुनावी कमान दिल्ली ने संभाली है, उसकी यहाँ पर छाप है और 2019 की तैयारी है। 2019 की तैयारी को देखते हुए यहाँ पर ये लिस्ट जारी हुई और उसी रणनीति के तौर पर बीजेपी चुनावी मैदान में जा रही है। दूसरी बात यह है कि इसमें आपने जो परीक्षा की बात की, लगातार कहता जा रहा है कि बीजेपी में जो चुनाव जीत रहे हैं सांसद, वो मोदी लहर के सहारे पे जीत रहे हैं और मोदी के नाम पर ही लोग जीत कर जा रहे हैं। इनका खुद का कोई जनाधार नहीं है। ऐसी स्थिति में जिन सांसदों को विधानसभा का चुनाव में टिकट दिया गया है, उनके लिए चुनौती है, उनको साबित करके दिखाना होगा कि वो वास्तव में बड़े नाम है। राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा, ऐसे जो सांसद हैं, देवजी पटेल, ये इनका ये कहा जाता है कि ये अपने अपने क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है, इनकी चर्चा है, बड़ा क्या कह सकते हैं कि वजूद है। अब विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में काफी अंतर है। लोकसभा में बीजेपी को यहां पर 25 की 25 सीट मिलती है और विधानसभा चुनाव में यहां पर हार मिलती है। ऐसे में चुनौती जिन सांसदों को यहां पर टिकट दिया गया है, उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। उनको साबित करके दिखाना होगा कि वो मोदी के नाम से भी चुनाव जीत सकते हैं और उनके काम से और उनकी सियासत का जो सफर है, उसके वजूद पर भी वो चुनाव जीत सकते हैं। उनके सामने चुनौती है। लेकिन इस पहली लिस्ट की बात की जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी आलाकमान ने जो यहां पर एक रणनीतिक के तौर पर चुनावी लिस्ट जारी की है, 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान में चुनाव काफी टफ है और इसी को देखते हुए बीजेपी यहां पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए तमाम अपने जो बड़े लेकिन इतना तो साफ है कि कम से कम बढ़त जरूर ले ली है कांग्रेस के ऊपर प्रत्याशियों को घोषित करने की। इसके अपने प्रोज हो सकते हैं, इसके अपने कॉन्स हो सकते हैं। प्रोज तो ये हो सकते हैं कि प्रत्याशी को काफी वक्त मिलेगा जमीन पर एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन इसका एक कॉन ये भी होता है कि जो बगावत के सुर हैं वो धीरे धीरे और पुख्ता हो सकते हैं और उसे समय पर कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए कटारा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सीएम साहब खुद बोले कि साहब सितंबर एंड तक लिस्ट आ जानी चाहिए और न आए, क्या ये आपकी सीरियसनेस को नहीं बताता कि आपकी सीरियसनेस इन चुनावों को लेकर कम है? एक्चुअल में कुछ श्राद्ध पक्ष भी लग गया, तो श्राद्ध पक्ष की वजह से हमारी लिस्ट डिले हो रही है। बाकी बहुत जल्दी हमारी भी लिस्ट आने वाली है। अब आप इसे चांद सितारों से जोड़ेंगे, चांद सितारों से जोड़ेंगे तो बीजेपी के लिए तो ये शुभ संकेत नहीं है, ये तो उनके लिए ग्रहण की स्थिति हुई। ऐसी बात नहीं है साहब। हाँ, लिस्ट हमारी भी बहुत जल्दी आने वाली है। पर जो इनकी लिस्ट आई है वो बड़ी ही आश्चर्यजनक लिस्ट है। जैसे सांसद, 7 सांसद, राज्यसभा सांसद तक को इनको उतारना पड़ा। आज राजस्थान में कोई चेहरे ही नहीं इनके पास में। जो राजस्थान के जो चेहरे हैं वो सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इससे ये साफ संकेत है कि इनके पास मुख्यमंत्रियों की लंबी लिस्ट है, बाकी एमएलएज की कोई लिस्ट नहीं है इनके पास में। लेकिन तो आपके भी तो पूर्व सांसदों से मीडिया ये सवाल पूछ रहा है ना कि क्या आप विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, क्या आप पर पार्टी दाव खेलेगी? आपके भी जो पूर्व सांसद हैं उनसे भी तो ये सवाल पूछा जा रहा है। पर वो हमारे कोई सीएम की दौड़ में नहीं है। नहीं, मतलब सीएम की कोई दौड़ है? जो कैंडिडेट है वो सीएम की दौड़ में ज्यादा है। जो राजस्थान के जो चेहरे हैं बड़े, जिनके 5 साल जो संघर्ष किया उन्होंने, जो संघर्ष किसी नीति उस पर जगह पर नहीं पहुंचा, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा, वो सब सीएम के चेहरे बन के रह गए, ना कि एमएलए के चेहरे। हमारे जो भी लड़ेंगे वो एमएलए के लिए चुनाव लड़ेंगे, हमारे सीएम की कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है श्याम जी, मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। ये जो अब जैसे मान लीजिए मैं जालोर सांचौर की बात कर लूं, सांचौर से तो आपने टिकट घोषित भी कर दिया है, सांसद देवजी पटेल।
और उस इलाके से देखिए पूराराम चौधरी ये कह रहे थे कि मैं तो बसपा की ओर चला जाऊंगा या कहीं चला जाऊंगा। दानाराम जी का तो आज चेहरा उतर गया, वो ये मानकर चले थे कि मैं प्रत्याशी हूं। एक बैठक चल रही थी, उस बैठक में सन्नाटा छा गया इनका नाम आते ही। ऐसे में एक डीमोटिवेटेड मशीनरी आपके लिए कितना काम कर पाएगी? देखिए स्वप्निल जी, जो हमारे चुनाव की रणनीति है उसके तहत जो उपयुक्त लगे उन लोगों को टिकटें दी गई है, और जो टिकट लेकर के अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं, और निश्चित ये मान के चलिए कि सभी जिताऊ कैंडिडेट हैं और सब जीत के आने वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन क्या एजेंडा होगा? मतलब आप क्या समीकरण साधना चाहते हैं? थोड़ा तो समझाइए कि इसके पीछे सोच क्या है। ये एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को आपने एक तरह से एक वो सफेद चूहा नहीं होता है जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उस तरह का बना दिया है। तो समझ में तो आए कि आखिर आप क्या मॉडल चल रहे हैं या क्या फॉर्मूला बना रहे हैं? ये रणनीति है, और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है उस रणनीति पर ही चलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और वो रणनीति देखिए समय समय पर रणनीति बदलती है और कई बार नए प्रयोग भी किए जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने, आपने पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि बार बार नए प्रयोग करती है, और उसी का ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। इस बार देखिएगा आप कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है, और ये आप निश्चित मान के चलिए। ठीक है, देखिए अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। इससे पहले कि पिंटू मैं आपसे एक सवाल लूं, कुछ रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं जिन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए मैं भी इंतजार कर रहा हूं, कुछ ही पलों में वो बाइट आपके स्क्रीन पर होगी। लगातार रिएक्शंस तो मिल रहे हैं पिंटू, जब तक वो बाइट चलने की स्थिति में आती है मैं आपके पास आ जाता हूं। पिंटू मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये लिस्ट सबका साथ वाली है? क्योंकि अब देखिए आचार संहिता लगने के बाद ऐसी कोई गुंजाइश तो नहीं बचती है कि अपनी खास तरह की रणनीति को खास अमली जामा पहनाया जा सके। तो फिर ऐसे में संकेतों की सियासत शुरू होती है। ये क्या ये सबका साथ वाली लिस्ट तो नहीं है? आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। और ये इस बात का भी संकेत है कि आगे भी जो लिस्ट आएगी वो सबका साथ वाली तो नहीं होगी, भले आप एमपी देख लीजिए या छत्तीसगढ़ देख लीजिए। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि ये सबका साथ वाली बात नहीं है, क्योंकि लगातार जो संगठन में लोग काम कर रहे थे, जो संगठन की दुहाई दे रहे थे कि संगठनिष्ठ और संगठन के जो वफादार लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 2018 विधानसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, बागी होकर चुनाव लड़े, उन पर मेहरबानी की गई है। विक्रम सिंह जाखल नवलगढ़ से उनको प्रत्याशी बनाया गया है, बबलू चौधरी को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है, देवी सिंह शेखावत जो बानसूर से निर्दलीय चुनाव लड़े, जिनकी वजह से बीजेपी चुनाव हारी, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो यहां पर जीताऊ प्रत्याशी को पर दाव खेला गया है कि कौन सीट पार्टी के खाते में डाल सकता है, पार्टी की झोली में डाल सकता है। बंदा कोई भी हो, बस जिताऊ हो और पार्टी की सरकार में सहयोग करे, उस पर ज्यादा से ज्यादा यहां पर फोकस किया है। पहले सबसे बड़े नाम जो सांसद है, फिर दूसरे वो नाम जिनका क्षेत्र में अपना वर्चस्व है, जो निर्दलीय होकर चुनाव लड़े थे, बड़ा वोट उन्होंने हासिल किया था, उन चेहरों पर दाव किया गया। बात की जाए लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया की, सुभाष महरिया पार्टी छोड़कर चले गए थे, फिर पार्टी में आए और वहां पर जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, बात की जाए दिनेश जोशी की जो पहले प्रत्याशी रहे हैं, हरिराम रणवा जो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि महरिया जी मैं 2-4 महीने पहले आए और हम यहाँ लगातार पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन सबको तरजीह ना देते हुए दाव खेला गया सुभाष महरिया पे, दाव खेला गया देवी सिंह शेखावत पे, दाव खेला गया विक्रम सिंह जाखल पर, दाव खेला गया अपने बबलू चौधरी पर, दाव खेला गया बागचंद टाकड़ा पर। तो जिताऊ ही सबसे बड़ी शर्त है और जिताऊ उम्मीदवार पर दाव खेला गया है। संगठन का ऐसा कोई नाम इस पर देखने को नहीं मिला जो संगठन का बहुत ही सजग तरीके से सिपाही की तरह और आला कमान की ही चली है। हमने कांग्रेस में कई बार देखा है कि आला कमान जो चाहता है उस तरह की आला कमान की चल नहीं पाती है। इसलिए मैं कटारा जी आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ, क्या आप इस बात को मुद्दा बनाएंगे कि ये सबका साथ वाली लिस्ट बीजेपी नहीं ला रही है, खासकर इस लिहाज से कि इन 41 नामों में तो कोई अल्पसंख्यक नाम है नहीं, और संकेत इसी बात के हैं कि आगे भी शायद ही हो? बिल्कुल सही बोला आपने। इनकी केंद्र की चलती है, राज्य सरकार में कुछ नहीं चलती इनकी। केंद्र से ही सारे वो होते हैं, जनता जो राज्य सरकार में जो जनता रहती है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, केंद्र जो क्लियर कर देता है वही होता है। अब आप देखिए ना। नहीं, लेकिन ये तो एक तरह से अच्छा भी है ना कि कम से कम वन वे है, रास्ता क्लियर है। नहीं तो आपके यहाँ जिस तरह की स्थितियां बनती हैं
उस तरह की स्थितियां तो नहीं बनती कम से देखो कम। राज्य सरकार के जो प्रॉब्लम्स हैं, राज्य की जो जनता है वो केंद्र तक नहीं पहुंच पाती, और केंद्र में राज्य में जो समस्या है वो केंद्र वाले कैसे पूरे कर पाएंगे? राज्य के लोगों को ही मालूम है उस चीज़ की। नहीं, लेकिन जैसे अगर आपका आलाकमान कुछ चाहता है तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी मशीनरी उसको पूरी तरह से सपोर्ट करती है। यही नहीं। खड़के जी यहाँ से बेइज्जत होके गए थे ना, आज नहीं, भले ऐसा कोई बेइज्जत होकर नहीं गए वो यहाँ से। वो ये कि इस तरह का मामला था भाई, उन्होंने हमारे विधायकों ने ये कहा था कि भाई इस तरह की जो एसोसिएशन बनी उस एसोसिएशन पर पहले बात होनी चाहिए, उसके बाद मतलब इस पर आगे कार्रवाई होगी। ठीक है। झा साहब, मुझे एक बात बताइए, अल्पसंख्यक नाम नहीं होंगे आगे आने वाली लिस्टों में भी? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आगे कौन कौन से नाम होने वाले हैं, किस किस जाति के होने वाले हैं, ये किस धर्म के होने वाले हैं, ये अभी बताना मुश्किल होगा। समय आएगा तो जो भी चीजें आएंगी आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। और लेकिन ये आपको संकेत तो है दिया गया, ये तो 200 में से 41 नाम है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 200 में से अगर 41 आप निकालते हैं तो अभी भी बहुत लंबी लिस्ट बाकी है। ठीक है, और इंतजार कीजिए, आपके पास पहुंचेगी चीजें। ठीक है। पिंटू, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। दो बातें जिस पर बात की जानी चाहिए, एक तो सुभाष महरिया जिस पर आप बोल ही चुके हैं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे गुर्जर 2018 में किनके साथ गए इसको लेकर कोई शको शुबह की स्थिति नहीं है, और इस बार उसे काउंटर करने की कोशिश इस लिस्ट में दिखाई देती है, खासकर 2 सीटों को लेकर। आप समझ चुके हैं मैं किन सीटों की बात कर रहा हूं। देखिए, गुर्जर मतदाता पिछली बार उनका पूरी तरीके से झुकाव रहा। गुर्जर जो मतदाता हैं वो थोड़े भावुक मतदाता होते हैं। उन्होंने सचिन पायलट को एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा और एक तरफा उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। बीजेपी के कैंडिडेट के सामने, किसी भी कास्ट का कैंडिडेट हो कांग्रेस का, वहां पर बीजेपी के गुर्जर प्रत्याशी चुनाव हारे थे। गुर्जर का एक भी गुर्जर विधायक पिछली बार बीजेपी में जीत कर नहीं आया था। लेकिन इस बार एक रणनीति के तौर पर पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी उतारे हैं। देवली उनियारा से विजय बैसला को उम्मीदवार बनाया गया है। विजय बैसला जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला है उनके पुत्र हैं, और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति में अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं और बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। टोंक से सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं। विजय बैसला के सामने हरीश मीणा चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार अभी मौजूदा विधायक है तो हो सकता है उनको फिर से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ही वहां पर घेरने की कोशिश करी है बीजेपी। टोंक में एक बड़ी संख्या है गुर्जर मतदाताओं की। दूसरी तरफ भीलवाड़ा में एक बार गुर्जर पर जो मांडल से प्रत्याशी बनाया गया है उदयलाल भडाना को, कोटपुतली में इस बार गुर्जर पर दाव खेला है। पिछले 2 चुनाव से गुर्जर को प्रत्याशी नहीं बना पा रही थी पार्टी, पिछली बार गोयल को टिकट दिया था। तो इस पहली लिस्ट में गुर्जर समाज को पूरी तरजीह दी गई है। साथ ही सचिन पायलट और सचिन पायलट के समर्थकों को घेरने की एक रणनीति भी पूरी लिस्ट में नजर आती है, क्योंकि टोंक से सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं। उनके आगे जो सीट बताया जा रहा है कि भागीरथ चौधरी तक हमारे सहयोगी पहुंचे, जो कि सांसद हैं। किशनगढ़ से उन पर पार्टी ने दाव खेला है और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। एक बार सुनवा देते हैं उन्होंने कहा क्या। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी 3 दफे विधायक का टिकट दिया, 1 दफे सांसद का टिकट दिया, फिर ये आज फिर मुझे विधानसभा का टिकट दिया गया किशन से। और मैं जो शीर्ष नेतृत्व जिस आशा के साथ मुझे मेरे पर भरोसा किया है, मैं उस पर खरा उतरूँगा, कभी पार्टी के दामन पे दाग नहीं लगने दूंगा। और 36 कौमों का मेरे पर हमेशा आशीर्वाद दिया है। 36 कौम मुझे समर्थन देती है। पीसीआर में चाहता हूं कि ये जो बाइट का विजुअल है ना, ये आप थोड़ी देर चलने दें। और झा साहब, मुझे आप बताइए कि आपको भागीरथ चौधरी कहीं से भी खुश नजर आ रहे हैं, बल्कि वो तो तनाव में नजर आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने पार्टी का आभार व्यक्त किया है, और वो जिस प्रकार से अभी मैं भी सुन रहा था आपके साथ में, और वो बहुत खुश है। और देखिएगा खुश कहाँ दिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी तो कुछ कहती है ना झा साहब। एक बार तस्वीरों को देख लीजिए, वो कहाँ से आपको खुश नजर आ रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे हैं, ना आंखों में चमक है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। देखिए स्वप्निल जी, ये आप लोगों का विषय होता है मीडिया हर चीज को, कि इनका बॉडी लैंग्वेज और ये इन्होंने किससे हाथ मिलाया और किसकी तरफ देखा, वो सारी चीजें आपका दृष्टिकोण है। लेकिन हर जो भी उम्मीदवार है सबसे बात करके और सबको तैयार करके उस हिसाब से निर्णय लिया गया है, और सभी जीत के आने वाले लोग हैं और सभी जिताऊ कैंडिडेट हैं। एकाएक ये गुर्जर प्रेम कैसे आया? देखिए, गुर्जर शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है। नहीं था पिछली बार? पिछली बार जरूर सचिन पायलट को लेकर के जिस प्रकार से उनके साथ ठगी हुई,
और वो गुजर जिस प्रकार अभी वो आपके सहयोगी बोल रहे थे कि बहुत सरल स्वभाव की कौम है, और एक बार जब वो ठगने में आ गए तो दोबारा गुजर विश्वास नहीं करता। आप ये तय मान के चलिएगा इस बार वो कुछ भी, हालांकि कांग्रेस ने भी अभी तक कोई मुख्यमंत्री की घोषणा तो की नहीं है। हाँ। कि कौन मुख्यमंत्री वो का तो कोई आपने भी नहीं चेहरा, की है। हाँ, कोई चेहरा अभी तक इनके वो तो आपने भी नहीं की है। नहीं, हमने तो नहीं किया, लेकिन पिछली बार एक बार जो ठगे गए गुजर, इस बार वो बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे और गुजर वापस भाजपा की तरफ। पर आपके यहाँ भी जितनी दौड़ है या जितने चेहरे सीएम के पद के लिए दौड़ रहे हैं ऐसा माना जा रहा है, उनमें कौन गुर्जर है? देखिए, जरूरी नहीं कि गुजर को मुख्यमंत्री बनाया जाए, हमने कभी नहीं कहा कि किसको बनाया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ नाकारा, निकम्मा, नालायक लोग नहीं है, काबिल लोग हैं, काबिल लोग हैं। अच्छा, तो विजय बैसला से जाहिर कब सी बात दोस्ती हो गई आप लोगों की? देखिए, राजनीति में चीजें बदलती रहती है समय के साथ, और विजय बैसला जी ने भाजपा का दामन थामा था, भाजपा की सदस्यता ली और कार्यकर्ता बने, तो ठीक है, मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है। राजेश कटारिया जी, देखिए, लग तो नहीं रहा है कि अगले 5-10 दिन 15 दिन भी कोई लिस्ट आपकी आने वाली हो, लेकिन कम से कम अब आपको ये पता है कि 41 जगहों पर अपनी कौन सी गोटी फिट करनी है, क्योंकि अब आप सोच सकते हैं इस लिस्ट के आधार पर। तो होना तो ये चाहिए कि अगर सब कुछ सही सपाट चल रहा है, भले ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक एक बार होने के बाद हुई नहीं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो 3-4 दिन में तो हमें भी आपकी पहली लिस्ट दिखनी चाहिए, या नहीं दिखेगी? नहीं, बहुत जल्दी दिखेगी। 3-4 दिन की तो नहीं बता सकते, पर लिस्ट बहुत जल्दी दिखेगी। और अभी हमारे श्याम जी सहयोगी बोल रहे थे गुजरों की, तो गुजरों की शुरू से कांग्रेस में आस्था रही है। जिस तरह का कृत्य वसुंधरा जी ने कराया था उस समय, कितने लोग, पिछली बार आप ही लोगों ने तो उनको ठेस पहुंचाई ना? नहीं, कोई ठेस नहीं। 5 साल में आप देखो कोई आंदोलन हुआ गुजरों का? आप इस तरह से निकलेंगे। गुर्जरों ने नाराजगी तो कई बार जाहिर की, गुर्जरों को ये तक कहना पड़ा कि हम जितनी संख्या में उतना प्रतिनिधित्व हमें मिले, हम एक बार ठग लिए गए, बार बार नहीं ठगे जाएंगे, ये तो बयान आए हैं ना गुर्जरों? बयान आए, पर उनको बाकायदा संतुष्ट किया गया, उन पर गोलियां नहीं चलाई गई। ठीक है। पिंटू, मैं एक कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मोटे तौर पर बाबा बालकनाथ के चेहरे को इंक्लूड करते हुए मैं बोलूं और किरोड़ी लाल मीणा के चेहरे को इंक्लूड करते हुए बोलूं तो इसमें से बहुत से चेहरे वो हैं जो हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुत्व की सियासत के लिए भी जाने जाते हैं। क्या ये भी एक मैसेज देने की कोशिश लिस्ट के जरिए की जा रही है? देखिए स्वप्निल, इस पूरी लिस्ट की बात की जाए तो इसमें जातीय, क्षेत्रीय और धार्मिक तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की है। वो सभी समीकरण इस लिस्ट में देखने को मिलते हैं। जातीय समीकरण की बात की जाए तो टोंक के जो देवली उनियारा से विजय बैसला को प्रत्याशी बनाकर वहां पर गुर्जरों को साधने की कोशिश की गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से प्रत्याशी बनाया गया। उनका संघर्ष का कह सकते हैं, संघर्ष की शुरुआत सवाई माधोपुर से हुई थी। सवाई माधोपुर से वो पहले विधायक भी रहे हैं और वहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की थी। मीणा वोट बैंक को का कह सकते हैं साधने की एक कवायद है। सवाई माधोपुर केंद्र है पूरे राजस्थान का। दूसरी तरफ बात की जाए बाबा बालकनाथ की, तो बाबा बालकनाथ की जो छवि है राजस्थान में वो लगातार योगी आदित्यनाथ की दिखाने की कोशिश की गई है। कई बार उनके समर्थक कहते रहे हैं और चर्चा भी है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनके समर्थक दावे भी करते हैं। जिस इलाके से वो आते हैं उसके तट में अलवर और भरतपुर का कुछ हिस्सा में जो समाज है उसके बड़ी तादाद में वहां पर वोट बैंक है। और मेवों को लेकर अभी हाल ही में जिस प्रकार के समीकरण जो घटनाएं हुई वो देखने को मिली है, तो निश्चित तौर पर वहां पर एक हिंदू मुस्लिम का एक ध्रुवीकरण की कोशिश भी यहाँ पर बीजेपी ने वहां पर की है, क्योंकि बड़ी तादाद में कुछ ऐसी सीटें हैं, चाहे रामगढ़ की बात हो, कामा की बात हो, नगर की बात हो। इस खबर पर तो लगातार समाचार प्लस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मैं हमारे तमाम गेस्ट राजेश कटारिया जी और श्याम झा जी का शुक्रिया करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। ये था पंचतंत्र। नमस्कार।